दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए की टीम ने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल ड्रोन और रॉकेट से हमले की तैयारी में जुटा था, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और वहां कत्लेआम मचा दिया था। हमास ने आत्मघाती ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से इजराइल के शहरों पर हमले कर दिए थे और उन हमलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और तो और हमास के लड़ाकों ने बड़ी संख्या में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था। खास बात यह है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल भी हमास की तरह ही दिल्ली और दूसरे शहरों पर हमले की प्लानिंग में जुटा था। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने इसका दावा किया और इस बात की जानकारी दी कि हमास की तरह हमला कर आतंकी बड़ी संख्या में लोगों को मारना चाहते थे। कुछ रोज पहले एनआईए की टीम ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था और दावा किया गया कि उससे पूछताछ के दौरान एनआईए को आतंकियों के इस खतरनाक मंसूबे का पता चला। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के मामले में एनआईए की टीम ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है और सूत्रों के मुताबिक दानिश डॉक्टर उमर का बेहद करीबी है। दावा किया गया कि पूछताछ के दौरान उसने हमास की तर्ज पर दिल्ली में आतंकी हमले के प्लान से पर्दा उठाया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में हमास की तरह आतंकी हमला करने के प्लान को फेल कर दिया, लेकिन एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि ड्रोन और रॉकेट से हमला करने के लिए आतंकियों ने पूरा खाका तैयार कर रखा था। मतलब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल ने बड़ी संख्या में लोगों को मारने का प्लान बनाया था। जांच के दौरान पता चला कि दानिश छोटे ड्रोन बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने में माहिर है। दावा किया गया कि दानिश को ही हमले के लिए छोटे ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाने का जिम्मा सौंपा गया था और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दानिश ने ड्रोन और रॉकेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। इस बात का दावा किया गया कि डॉक्टर उमर के साथ दानिश ने भी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से बम गिराने का प्लान बनाया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। एनआईए के मुताबिक दानिश से पूछताछ में इस बात का भी पता चला कि हमास की तर्ज पर आतंकियों ने ट्रिपल लेयर अटैक की प्लानिंग की थी। मतलब आतंकियों ने 3 तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि आतंकियों के इस ट्रिपल लेयर अटैक के पहले हिस्से के तहत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से हमला करना था। इसके बाद इमारतों पर रॉकेट से हमला करने की प्लानिंग थी। दावा किया गया कि ट्रिपल लेयर अटैक के तीसरे और आखिरी हिस्से में कार बम के जरिए तबाही मचाने का प्लान था। ठीक इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था और वहां तबाही मचा दी थी। और सूत्रों के मुताबिक अपनी इस खतरनाक साजिश को पूरा करने के लिए डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल जी जान से जुटा था। इस बात का भी दावा किया गया कि डॉक्टर उमर और दानिश ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ पेशेवर लोगों से मदद भी ली थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दानिश कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे ड्रोन को आत्मघाती ड्रोन में बदलने के काम में जुटा था। आत्मघाती ड्रोन वो होते हैं जो हमला करने के साथ टारगेट पर किसी बम की तरफ फटते हैं। और दावा किया गया कि दानिश और उसके लोग छोटे ड्रोन को मॉडिफाई कर रहे थे ताकि वो अपने साथ करीब 40 किलो तक विस्फोटक ले जा सके। मतलब आतंकियों ने ट्रिपल लेयर अटैक के पहले हिस्से में ड्रोन से विस्फोटक गिराकर आतंकी हमले का प्लान बनाया था, जबकि आतंकियों ने ट्रिपल लेयर अटैक के दूसरे हिस्से में दिल्ली की अहम इमारतों पर रॉकेट से हमला करने की योजना बनाई थी। यानी आतंकी किसी लॉन्चर के जरिए रॉकेट से इमारतों को ध्वस्त करने की फिराक में थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के इस खतरनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ड्रोन अटैक और रॉकेट से हमला करने के लिए आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी। दावा किया गया कि ट्रेनिंग के दौरान आतंकियों को यह सिखाया गया था कि विस्फोटक को बम कैसे बनाना है और उसे ड्रोन पर किस तरीके से रखना है ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को लॉन्चर से छोटे रॉकेट छोड़ने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। मतलब आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान छोटी से छोटी जानकारी दी गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ट्रिपल लेयर अटैक के इन 2 तरीकों से आतंकियों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की तैयारी की थी, लेकिन सख्त निगरानी और समय पर सामान न मिल पाने की वजह से आतंकियों की ट्रिपल लेयर अटैक की साजिश नाकाम हो गई। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकियों ने ट्रिपल लेयर अटैक के तीसरे हिस्से को एक्टिवेट किया था। ट्रिपल लेयर अटैक के तीसरे हिस्से के तहत आतंकियों ने कार बम के जरिए आतंकी हमले की साजिश रची थी।
और सूत्रों के मुताबिक उसी साजिश के तहत डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास आत्मघाती हमला कर दिया था। और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कार में विस्फोटक रखकर आत्मघाती हमले की पूरी साजिश दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर रची थी। मतलब यह कि श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर उमर का साथी दानिश आतंकी मॉड्यूल का एक अहम सदस्य था। और सूत्रों ने दावा किया कि उसने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमला करने का पूरा प्लान तैयार किया था। जांच में यह बात सामने आई कि डॉक्टर उमर की तरह दानिश भी बम बनाने में माहिर है और आतंकी हमले के लिए दोनों ने मिलकर विस्फोटक से बम तैयार किया था। कुछ रोज पहले दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया। दानिश से पूछताछ कर एनआईए ये पता लगाने में जुड़ गई कि आतंकी हमले में और कितने लोग शामिल हैं। और इस सब के बीच दिल्ली में लाल किले के पास भीषण धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो जांच टीम के हाथ लगा। उस वीडियो में उमर आत्मघाती हमले की पैरवी करता दिखा और यह कहता दिखा कि आत्मघाती बम धमाका करना शहादत का एक तरीका है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. वीडियो में डॉक्टर उमर नबी एक बंद कमरे में कुर्सी पर बैठा दिखा। कमरे में उसके पीछे दीवार पर लगी खूंटी पर काले रंग की एक शर्ट टंगी नजर आई। पास में ही लोहे की एक अलमारी दिखी। वीडियो बनाने के दौरान डॉक्टर उमर का चेहरा बिल्कुल भावहीन नजर आया। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का डर और हिचकिचाहट सब खत्म हो चुकी हो। और सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर उमर के इस वीडियो को जांच एजेंसियां आत्मघाती बम धमाकों को लेकर सिर्फ उसके विचार मानकर नहीं चल रही, बल्कि उन्हें शक है कि उमर का यह वीडियो पूरे टेरर मॉड्यूल को उकसाने का टूल था। क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर का वीडियो करीब 2 महीने पुराना है, यानी दिल्ली ब्लास्ट से काफी पहले से उमर अपने दिमाग में बहुत बड़े मिशन को तैयार कर चुका था। वीडियो में वो लगातार आत्मघाती बम धमाके को सही ठहराता दिखा। There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये वीडियो उमर के मोबाइल फोन से बरामद हुआ। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर उमर ने इस वीडियो को आतंकी संगठनों के कई टेलीग्राम चैनलों को भेजा था और आत्मघाती बम धमाके को लेकर अपनी जहरीली बातों के जरिए लोगों को आतंकी नेटवर्क से जुड़ने के लिए उकसा चुका था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस वीडियो को बनाने के पीछे डॉक्टर उमर का मकसद आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों को यह बताना था कि आत्मघाती बम धमाके करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता है। मतलब डॉक्टर उमर के वीडियो में की गई बातों से यह साफ हो गया कि वो डॉक्टर के मुखौटे में आतंकियों को आत्मघाती बम धमाकों के लिए उकसाने वाली एक प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका था। When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. फर्राटेदार अंग्रेजी में वीडियो बनाने के दौरान एक बार भी उसके चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई और वो मौत से बेखौफ होकर आत्मघाती बम धमाके को सही ठहराने के लिए कुतर्क देता दिखा। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर उमर ने इस वीडियो को आतंकी मॉड्यूल में जुड़े नए सदस्यों को असमंजस से बाहर निकालने और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए तैयार किया था। लेकिन वीडियो बनाने के करीब 2 महीने बाद डॉक्टर उमर ने खुद ही एक आत्मघाती हमलावर बनकर दिल्ली में भयानक हमले को अंजाम दे दिया। आत्मघाती बम धमाकों की हिमायत करने वाले डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास I-20 कार में विस्फोटकों के साथ खुद को ही उड़ा लिया था। यानी डॉक्टर उमर ने मानो पहले से तय कर लिया था कि उसकी मौत कब और कैसे होगी। अपने वीडियो में भी उसने आत्मघाती बम धमाके के लिए वक्त, जगह और हालात का जिक्र किया था। मतलब दिल्ली में धमाके के लिए आत्मघाती हमलावर बनने की तैयारी उसने पहले से ही कर ली थी। इधर सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाके की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर अदील के मोबाइल फोन से कश्मीरी लड़कियों की तस्वीरें मिली। सूत्रों के मुताबिक लड़कियों की तस्वीरें मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क के लिए हनी ट्रैप की साजिश का शक भी गहरा गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच भी इस दिशा में आगे बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि डॉक्टर अदील कश्मीर की लड़कियों की तस्वीरों के जरिए हनी ट्रैप की बड़ी साजिश में जुटा था।
आशंका जताई गई है कि इन तस्वीरों की मदद से वो कुछ और डॉक्टरों और दूसरे प्रभावशाली लोगों को फंसाने की प्लानिंग में जुटा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर अदील के फोन से एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के नंबर और तस्वीरें बरामद हुई और जांच एजेंसियों को शक है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी डॉक्टर अदील हनी ट्रैप के जरिए कई डॉक्टरों को फंसा भी चुका था। डॉक्टर अदील को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली धमाके से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और उसके ठिकानों से 14 मोबाइल फोन बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अदील ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के बारे में बताया था। सूत्र बताते हैं कि आदिल के फोन से कश्मीर की लड़कियों का फोन नंबर और तस्वीरें मिलने के बाद जांच आगे बढ़ी तो चौंका देने वाला पर्दाफाश हुआ। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉक्टर अदील और उसकी आतंकी टीम को सहारनपुर के बाहरी इलाकों में जमीन चाहिए थी जहां वो आतंक का अड्डा बना सके। और सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर अदील जमीन हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का हथकंडा अपनाने की कोशिश में था ताकि हनी ट्रैप में फंसाकर सस्ती जमीन गुपचुप तरीके से हासिल की जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहे डॉक्टर अदील की प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सहारनपुर में डॉक्टर अदील के घर से पुलिस को एक डायरी भी हाथ लगी थी और सूत्र बताते हैं कि उसने अपनी डायरी में कम से कम 25 लोगों के मोबाइल नंबर लिखे थे। इनमें ज्यादातर नंबर सहारनपुर और आसपास के जिलों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के बताए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां डायरी में लिखे सभी नंबरों की जांच में जुट गईं और ये पता लगाना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अदील का संपर्क इन लोगों से कैसे हुआ और क्या कश्मीर के रहने वाले डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं की गई। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर अदील की डायरी में कुछ कोड वर्ड और लोकेशन का जिक्र भी मिला और सूत्रों के मुताबिक कोड वर्ड पैसों के लेन देन के थे और लोकेशन सहारनपुर और हापुड़ में उन जगहों की थी जहां आतंकी अड्डे के लिए जमीन लेने की प्लानिंग चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक जमीन खरीदने के लिए डॉक्टर शाहीन को तकरीबन 20 लाख रुपए हवाला के मार्फत से भेजे जा चुके थे और सूत्र बताते हैं ये रकम पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के हैंडलरों ने भिजवाई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन के कुल 7 बैंक अकाउंट थे। इनमें 3 बैंक अकाउंट कानपुर में जबकि 2 लखनऊ में थे और सूत्र बताते हैं कि बीते 3 साल में 1,55,00,000 का ट्रांजैक्शन इन सभी बैंक खातों में हुआ था। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादास्पद बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दिल्ली धमाकों के आरोपियों पर दिए गए एक बयान को लेकर बवाल मच गया क्योंकि इमरान मसूद ने उन्हें भटके हुए लोग बता दिया। ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने दोनों स्कूलों की चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक दोनों स्कूलों में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। पंजाब के अमृतसर में बस स्टैंड में बसों की टाइमिंग को लेकर गोलियां चली जिससे वहां सनसनी मच गई। इस घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की जांच एनएसजी ने शुरू कर दी। नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की रात वहां रखे विस्फोटक में जोरदार धमाका हुआ था और उस भयानक विस्फोट में 9 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए थे। कुछ देर के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया था कि वहां हुआ तो हुआ क्या। और बाद में आसपास के रहने वाले लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां का जो मंजर देख करके वो लोग भी बुरी तरह से कांप गए क्योंकि थाने में हुए विस्फोट की वजह से वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। लोगों के शव जमीन पर बिखरे हुए थे। कई लोग घायल थे जो मदद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए उसी धमाके की एनएसजी की टीम ने जांच शुरू कर दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुलिस स्टेशन के अंदर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से करीब 2,900 किलो विस्फोटक बरामद किया था और सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस उस बारूदी जखीरे को छोटे छोटे बैगों में भरकर फरीदाबाद से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर ले गई थी। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए विस्फोटक को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर में रखा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाका तब हुआ जब पुलिस आतंकियों के ठिकाने से जब विस्फोटक का सैंपल ले रही थी और उसी दौरान रात करीब 11:30 बजे विस्फोटक में जबरदस्त धमाका हो गया था। उस धमाके में एक इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्यों के साथ 9 लोग बेमौत मारे गए थे।
हालांकि यह पता नहीं चल सका कि पुलिस स्टेशन में कितना विस्फोटक रखा गया था, लेकिन बारूदी जखीरे में हुए धमाके की वजह से पूरा श्रीनगर शहर हिल गया था और आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक धमाके की चपेट में आकर कई मकान तक गिर गए थे। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पुलिस थाने से करीब 200 मीटर दूर तक मकानों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। इतना जोरदार धमाका हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब गरनेर वनेर फटते थे, पहले इतना धमाका नहीं होता था। लोगों के मुताबिक जिन लोगों की जान गई उनके शरीर के हिस्से धमाके की वजह से आसपास के इलाके में बिखर गए थे। मतलब विस्फोट के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर का मंजर बेहद भयावह था, क्योंकि धमाके की चपेट में आकर न सिर्फ लोगों की मौत हुई थी बल्कि पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन ध्वस्त हो गया था। हालांकि पुलिस स्टेशन के अंदर विस्फोट किस वजह से हुआ, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ सकी और इसीलिए नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी। एनएसजी के अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन के हर हिस्से की पड़ताल शुरू कर दी। मशीनों की मदद से भी एक एक चीज को खंगाला गया। फोरेंसिक टीम के लोग भी धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा करते नजर आए। अब पूरा यहाँ पे कंट्रोल एनएसजी ने अपने हाथ में लिया है। एनएसजी की एक बड़ी टीम पहुंची है इस नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर, जो इस वक्त इस मामले को देख रही है। इसके अलावा खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। जांच के दौरान एनएसजी के अधिकारियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि धमाके के पीछे की वजह का पता चल सके। और इस सब के बीच दिल्ली धमाका मामले के आरोपी उमर नबी का एक और वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि वो वीडियो धमाके से कुछ घंटे पहले का है। उस वीडियो में उमर अपनी उसी i20 कार में बैठा नजर आया जिसके जरिए 10 नवंबर को लाल किले के सामने धमाका किया गया था और ये वीडियो लाल किले के सामने हुए धमाके से कुछ घंटे पहले का बताया गया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि धमाके से पहले उमर अपनी उसी i20 कार से लाल किले के पास आसफ अली रोड के चक्कर लगा रहा था। आसफ अली रोड दिल्ली के उन इलाकों में है जहां अक्सर भीड़ भाड़ रहती है। वहां से लाल किला महज 10 से 12 मिनट की दूरी पर है। मतलब उमर लाल किले के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर जानकारियां जुटा रहा था ताकि दिल्ली का कलेजा दहलाया जा सके। इधर दिल्ली की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से भेजा गया। उस ईमेल में दिल्ली की साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट में धमाके की चेतावनी दी गई और जैसे ही यह धमकी भरा ईमेल मिला, साकेत कोर्ट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली की साकेत कोर्ट को खाली करा लिया गया। कि साकेत कोर्ट में भी बम थ्रेट की धमकी मिली थी और उसके बाद साकेत कोर्ट को अभी खाली करा दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो अभी अंदर है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने कोर्ट में मौजूद वकीलों को बाहर बुला लिया और गेट बंद कर दिया और दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यह धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से किया गया। जैश ने दिल्ली की 4 अदालतों को निशाना बनाकर वहां धमाके करने की चेतावनी दी और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से किया गया। उस ईमेल में दिल्ली की साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल आई है जैश-ए-मोहम्मद की, जिसके तहत दिल्ली की 4 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके तुरंत हमने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर कोर्ट को खाली कराया गया। बम की धमकी मिलने के बाद साकेत कोर्ट में जारी सभी काम 2 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। धमकी भरी ईमेल में साकेत कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं बरती और वो अपने साथ तमाम उपकरणों के अलावा खोजी कुत्ते भी लेकर आए। उनकी मदद से साकेत कोर्ट के पूरे परिसर की तलाशी ली गई। उन खोजी कुत्तों ने साकेत कोर्ट का एक एक कोना सूंघा। उनके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने कोर्ट परिसर में मौजूद झाड़ियों और पेड़ों में बम की जांच की। इस दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद सभी वकीलों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। कई पुलिस वाले उन्हें कोर्ट के मेन गेट से दूर करते दिखे क्योंकि वहां तलाशी चल रही थी। इस दौरान वहां वकीलों का जमावड़ा लगा रहा और कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से भी सामने आई। उस धमकी भरे ईमेल में साकेत के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट का भी नाम था। इसी वजह से वहां भी लोगों की तलाशी ली गई और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बल के कई जवान तैनात दिखे। उन्होंने कोर्ट परिसर के साथ ही आसपास के इलाकों की तलाशी ली। पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने दावा किया कि जांच में वहां कुछ भी नहीं मिला। जांच जो है वो पूरे कोर्ट की पूरी हो गई है और हॉक्स कॉल है, यानी कि कुछ मिला नहीं है। हालांकि इस धमकी भरे ईमेल की वजह से काफी देर तक पटियाला हाउस कोर्ट में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उधर दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही धमाके की साजिश रची गई थी।
और इसी वजह से पुलिस ने फरीदाबाद के पास के कई गांवों में सघन तलाशी ली। पुलिस की एक टीम खदावली नाम के गांव में पहुंची। वहां पुलिस वालों ने कच्चे मकान हो या फिर पक्के सबकी तलाशी ली। पुलिस वालों ने मकानों के अंदर जाकर एक एक चीज खंगाली। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि इस साजिश में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी नजर आई। और इस सबके बीच दिल्ली धमाके के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दिल्ली और आसपास के शहरों में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के 25 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापा मारा और यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग का पता लगाने की कोशिश की। छापेमारी इस वक्त ईडी की टीमें एक साथ कर रही है और फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से फंड रेज होता है, कहां से फंड यहां पर पहुंचता था। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। सुबह करीब 5 बजे ही ईडी के अफसरों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के घर पर धावा बोल दिया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए और सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। उनमें एक एफआईआर धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी थी, जबकि दूसरी एफआईआर जालसाजी से जुड़ी धाराओं में दर्ज की गई थी। यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। छापे के दौरान ईडी के अफसरों ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गईं। फरीदाबाद में मौजूद प्राइवेट यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। लेकिन दिल्ली धमाके में शामिल जैश के आतंकियों का कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था और यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ गई। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि उन्होंने 25 साल पहले अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम से बनाए गए चिट फंड के जरिए कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी और इसी ठगी के आरोप में उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 25 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी का परिवार इंदौर के महू इलाके में रहता था और वहां अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम से चिटफंड कंपनी की शुरुआत की गई थी। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी में निवेश के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए गए थे। लोग जिन्होंने पैसा जमा करा था पैसे मांग रहे थे, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 50, तो वो इकट्ठा दे नहीं पाए थे, तो इसलिए वो लोग चले गए। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ शुरू की और धोखाधड़ी के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आरोप लगा कि जिन लोगों से निवेश के नाम पर पैसे लिए गए थे उन लोगों के पैसे नहीं लौटाए गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें बहुत ही कम वक्त में पैसे डबल करने का लालच दिया गया था। लेकिन इंदौर के महू इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे और रातों रात अपने परिवार के साथ महू छोड़कर दिल्ली आ गए थे। भाई साहब यार ये फ्रॉड ही हुआ था पैसों का भाई का यार, इनका पहला यार। कौन सी कंपनी थी? ये अल फलाह कंपनी थी यार पहले। उनके मुताबिक ठगी के पैसों से ही उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई थी। उन लोगों ने आरोप लगाया कि सालों तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद जांच शुरू हुई तो जवाद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप का मामला सामने आ गया और पुलिस ने एक्शन ले लिया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक विमान के लेट होने के बाद एयरपोर्ट पर बवाल हो गया। महाराष्ट्र के पुणे से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट करीब 3 घंटे लेट हो गई। इसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। कई यात्री इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ पर चिल्लाते और शिकायत करते नजर आए। अहमदाबाद की साबरमती जेल में डॉक्टर अहमद नाम के आतंकी पर कैदियों ने हमला कर दिया। जेल में कैदियों ने उसे बुरी तरह पीटा जिसमें वो घायल हो गया। आतंकी अहमद को रिमांड पूरी होने के बाद देर रात साबरमती जेल लाया गया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बारात के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों की बरसात कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने उन लोगों को शांत करवाया। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट कर दिया। अनमोल बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में मुख्य आरोपी है।
और आरोप है कि उसी के इशारे पर मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। दावा किया गया कि अनमोल बिश्नोई ने अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाई थी। हालांकि उसके अमेरिका में छिपे होने की वजह से जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब अमेरिका में उसकी असाइलम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, यानी अमेरिका ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उसे डिपोर्ट कर दिया, यानी भारत भेज दिया। और उसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी मुख्य साजिश करता है। और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने खुद बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने की जानकारी दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भारत में कई गंभीर और हिंसक अपराधों को लेकर वांटेड है। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला की हत्या की थी। दावा किया गया था कि हत्याकांड की साजिश में अनमोल बिश्नोई भी शामिल था। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। दावा किया गया कि विदेश भागने के दौरान वो दुबई और कनाडा समेत कई देशों में रहा। और पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथ मिलकर विदेश से भारत में लॉरेंस गैंग को चला रहा था। दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अनमोल बिश्नोई ने भारत में कई बड़ी घटनाएं की। पिछले साल 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आरोप है कि अनमोल बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी। इसके अलावा अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी। आरोप है कि गोली चलाने वाले शूटर लगातार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। और इसीलिए पिछले साल एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। लेकिन विदेश में छिपे होने की वजह से अनमोल बिश्नोई जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आ रहा था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान अनमोल बिश्नोई अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया था। पिछले साल नवंबर में अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की वजह से वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और इसका पता चलने के बाद भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि अमेरिका ने खुद ही उसे भारत डिपोर्ट कर दिया। माना जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्त में आने से कई घटनाओं से पर्दा उठ सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे की पहली पत्नी स्टेज पर पहुंच गई। इसके बाद वहां बवाल मच गया। दूल्हे की पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि तलाक हुए बिना ही उनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी शादी की फोटो लेकर स्टेज पर पहुंच गईं। भैया ये देखिए, मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। ये मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहने उस बंदे ने। ये वीडियो लो, इसका वीडियो लो। ये देखकर दूल्हे के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो अपनी पहली पत्नी को स्टेज पर हंगामा करते हुए देखते रहे। इस फोटो में ये भी भाई साहब है। अच्छा, ये भी भाई साहब। ये देखिए इनके पापा, जिनके पापा यही कहीं होंगे, ये इनकी मम्मी। इससे पहले शादी समारोह में गाने बज रहे थे, लेकिन जैसे ही दूल्हे की पहली पत्नी पहुंची वहां सन्नाटा पसर गया और उस शादी समारोह में शामिल होने आए सभी लोग स्टेज के पास इकट्ठा हो गए। इसके बाद दूल्हे और उनकी पहली पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई और दूल्हे की पहली पत्नी ने एक के बाद एक उन पर कई आरोप लगा दिए। क्यों मैटर चल रहा है। तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है। तुम सबके सामने बोलो हमारा तलाक हुआ है। चल रहा है ना, हो जाएगा ना। फाइल भी नहीं हो हुई गया है। है, नहीं फाइल हुआ हो है। चुका है, मेरे पास है, मेरे पास भी है डॉक्यूमेंट। कागज दिखाओ, मैं डॉक्यूमेंट लेके आई हूं। उन्होंने दावा किया कि उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके पति दूसरी शादी करने पहुंच गए और इसीलिए वो शादी के बीच में ही वहां पहुंच गई और बवाल मचा दिया। दूल्हे की पहली पत्नी के मुताबिक शादी के 1 साल बाद ही उनके पति उन्हें छोड़कर अपने गांव चले गए थे और फिर वहां एक दूसरी लड़की से शादी तय कर ली। इस बात को लेकर काफी देर तक स्टेज पर हंगामा चलता रहा। इसके बाद वो दूल्हे पर चिल्लाते हुए नीचे उतर गईं। दो शादी करता है लड़का। शहर में इसने मुझे लूटा, यहाँ पे आके दूसरी लड़की लूट रहा है। शांति से जा। क्यों जाओ? शर्म आई? यही शेरवानी पहन के दूसरी बार शादी करते हुए शर्म आई तुम्हें? मामला बढ़ता देख शादी में शामिल हुए कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर शादी रुकवाई और विनय नाम के दूल्हे और उनकी पहली पत्नी को शांत करवाने की कोशिश की। लेकिन गुस्साई महिला पुलिस के सामने भी चीखती चिल्लाती रही। उनके मुताबिक 9 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद साल 2022 में विनय और उनकी शादी हुई थी।
लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज्यादा नहीं दे पाई थी। शादी के दौरान हंगामा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि शादी के दौरान विनय ने उनसे लाखों रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। इसके अलावा उनके नाम पर एक गाड़ी भी फाइनेंस करवाई गई थी और दावा किया गया कि इसके बाद दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। लेकिन तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही विनय ने दूसरी शादी तय कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में पराली जलाने वाले कुछ किसानों पर एक्शन ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की एक टीम खेतों में पहुंची और वहां अधिकारियों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पराली इधर आसपास 2-3 जगह जहां जलती हुई दिख रही है, लेखपाल को बता दिया गया। यूपी के बहराइच में मौजूद महसी तहसील इलाके में देर रात खेत में तेंदुआ देखे जाने का दावा किया गया, जिसके बाद वहां दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। ये वही महसी तहसील है जहां आदमखोर भेड़िए कई लोगों की जान ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला से बदसलूकी करने के आरोप में लोगों ने एक बस के कंडक्टर की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिसकर्मियों ने भीड़ के चंगुल से उस कंडक्टर को छुड़ाया। बताया गया कि किराया और सीट को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ था। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो गईं। विवाह पंचमी के मौके पर 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे और उसी के साथ राम मंदिर के निर्माण का काम पूरी तरह से पूरा होने का संदेश दिया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश देश के प्रधानमंत्री विवाह पंचमी यानी कि 25 नवंबर को अयोध्या से पूरे विश्व को देंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या शहर को सजाया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजाया गया था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय ध्वजारोहण के लिए तय किया गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक पीएम के बटन दबाने के केवल 10 सेकंड के भीतर ही मंदिर के शिखर पर भगवा पताका लहराने लगेगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम सही तरीके से हो, इसके लिए अयोध्या में एक मॉक ड्रिल यानी पूर्वाभ्यास किया गया और ठीक उसी तरह ध्वजा को राम मंदिर के शिखर पर फहरा कर देखा गया, जैसे 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है यानी कि भगवान रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका लहराने का, उसको लेकर के अब पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 25 तारीख को कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के कई खास मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। ध्वजारोहण के दौरान पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कचनार वृक्ष के प्रतीक बने हुए हैं और उसकी लंबाई और चौड़ाई मंदिर की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के हिसाब में रखी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ध्वजा को वैदिक मंत्रों से सलामी दी जाएगी। ध्वज फहराते ही मंदिर परिसर में घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो जाएंगे, मतलब पूरा माहौल भक्तिमय होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ध्वजा फहराने के लिए ऑटोमेटिक फ्लैग होइस्टिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक हवा के बहाव के साथ ध्वज 360 डिग्री पर घूम सकेगा। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग राम मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ध्वजारोहण समारोह के लिए 25 नवंबर को पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत समेत तमाम वीआईपी लोगों का आगमन राम मंदिर में होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक भक्त 26 नवंबर से आम दिनों की तरह प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। ध्वजारोहण का पूजन कार्यक्रम 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने सभी मंदिरों के लिए पूजन अर्चन के लिए अलग अलग यजमान के नाम तय किए हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा 3 घंटे का होगा। सुबह 11 बजे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। राम मंदिर जाने से पहले पीएम हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 से 12:30 के बीच 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या आरोप है? यूनिवर्सिटी की फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है?
जी देखिए, बिल्कुल किशोर जी, यूजीसी ने शिकायतें दी थी 2 अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जिस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की थी। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े जवाद अहमद सिद्दीकी, जो फाउंडर भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप यह है कि फरीदाबाद में छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देकर गलत लाभ कमाने के इरादे से जो एनएसईसी है उसकी मान्यता को लेकर झूठे और भ्रामक दावे किए गए। एफआईआर में यह भी किया गया है कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी एक्ट होता है 1956 की धारा 12B, उसके तहत यूजीसी मान्यता होने का झूठा दावा किया, जबकि यूजीसी ने स्पष्ट किया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल धारा 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में शामिल है। तो इसको लेकर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई थी और उसी पर ईडी ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया था 20 प्रीमाइसेस में, और अब जो इसके फाउंडर हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आनंद आपका। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ शराब की दुकानों पर जबरदस्त हंगामा हो गया। वहां पहुंचकर कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने शराब की दुकानों को जबरन बंद करवा दिया और दुकानों से शराब खरीद रहे लोगों को भी धमकाया और अगले ही पल शटर गिराकर दुकान बंद कर दी। ब्रजवासी मथुरा वाले हो गए तुम, ये काम करवा रहे हो। जबकि दुकान के कर्मचारी दुकान के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन किसी से बातचीत के बिना या पुलिस के आने का इंतजार किए बिना ही शराब की दुकान का शटर गिरा दिया गया, जिससे वहां हंगामा मच गया। लेकिन बवाल कम नहीं हुआ। दुकान के दूसरे गेट पर पहुंचकर भी इसी तरह से शटर गिरा दिया गया। हंगामा करने वाले लोग धर्म की रक्षा करने की बात कहते रहे। वो बार बार कहते रहे कि वृंदावन तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इसलिए वृंदावन में शराब की दुकानें चलने नहीं दी जा सकती। और हैरानी की बात तो ये रही कि वहां यूपी पुलिस भी थोड़ी ही देर में पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि थोड़ी देर हंगामा करने वालों से बात करने के बाद पुलिस वाले वहां से चले गए। पुलिस वालों से भी आरोपियों ने साफ कहा कि उन्हें मुकदमों से डर नहीं लगता। शराब की दुकानें बंद करवाने वाले लड़के कौन थे ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन वो इस हंगामे का वीडियो भी खुद ही बना रहे थे। वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि वो इन दुकानों को बंद करवाने दिल्ली से आए हैं। यही काम तुम भी कर सकते थे, ये तुम भी कर सकते हो। दिल्ली से आके दारू पी रहे हो, दिल्ली से आकर यहाँ तुम भी करवा सकते थे, दिल्ली से आके। लगातार अपने वीडियो में वो लड़के भद्दी भद्दी गालियां बकते रहे और लोगों से वृंदावन में शराब की दुकानें बंद करवाने की अपील करते रहे। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन के लोगों से एक अपील की थी और शराब की कुछ दुकानें बंद करवाने को कहा था। इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप 1 वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प दे दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 शराब की दुकानों की पहचान भी भाषण में ही बताई थी। ये वो दुकानें थीं जो प्रेमानंद महाराज की यात्रा के रास्ते पर पड़ती हैं। पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा की मूर्ति, वहाँ भी एक मदिरा की दुकान है। और दिल्ली से आए उन लड़कों ने उन्हीं दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की और उन दुकानों पर पहुंचकर न सिर्फ शराब खरीदने वाले लोगों को धमकाया, बल्कि जबरदस्ती शटर गिराकर दुकानों को बंद कर दिया। और अपने वीडियो में उन लड़कों ने यह तक कह दिया कि सिर्फ शराब बेचने वाले नहीं बल्कि नॉनवेज खाना बेचने वालों पर भी वो ऐसा ही एक्शन लेंगे। बिल्कुल, इस धरती पे ना मांस बिकेगा और ना दारू बिकेगा। आप अपना इलाज करो, यहाँ से बाहर बंद करो या कुछ भी करो, लेकिन अब सड़क से ऊपर पानी चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने दावा किया कि हंगामा करने वालों और वीडियो बनाने वालों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। पूरा मामला प्रेमानंद महाराज की यात्रा वाले रास्ते पर खुली दुकान से जुड़ा हुआ है, जिसे वृंदावन में सुनरख मार्ग कहा जाता है। आधी रात के वक्त प्रेमानंद महाराज की यात्रा वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी से शुरू होती है। सुनरख मार्ग से होते हुए 1.5 किलोमीटर दूर केली कुंज आश्रम पर यात्रा खत्म होती है। इस दौरान प्रेमानंद महाराज के साथ साधुओं की एक टोली भी चलती है और सड़क के दोनों तरफ उनके भक्तों की भारी मौजूदगी रहती है। हालांकि रात के वक्त शराब की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की थी कि यात्रा के इस 1.5 किलोमीटर के रूट पर शराब की दुकानें हटाई जाएं, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी। रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए जाने का आरोप लगाया, साथ ही बिहार में दोबारा चुनाव करवाने की मांग भी कर दी।
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एनडीए को जीत पर बधाई दी, साथ ही चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने एक दिन का मौन उपवास रखने का भी ऐलान कर दिया। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मारपीट छेड़छाड़ केस में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। वो पंजाब के तरन तारण की खडूर साहिब सीट से विधायक हैं। 2 महीने पहले एक महिला ने उन पर मारपीट करने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इधर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली माडवी हिडमा को मार गिराया। साल 2013-2021 में हुए बड़े हमलों के लिए नक्सली माडवी हिडमा ही जिम्मेदार बताया जाता। सुरक्षा बल के जवान लंबे वक्त से उसकी तलाश में जुटे थे और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिल गई। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ का इनामी नक्सली माडवी हिडमा मारा गया। माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में उसका पहचान है, उनका भी डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। 43 साल के खूंखार नक्सली हिडमा पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का इनाम था। केंद्र सरकार ने 50 लाख का और छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था। वहीं छत्तीसगढ़ के अलावा कई दूसरे राज्यों ने भी हिडमा के नाम पर लाखों के इनाम का ऐलान किया था। और खतरनाक नक्सली हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद पर बड़ी चोट मानी गई। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर नक्सलियों के बड़े मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी और खुफिया जानकारी मिलने के बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। छत्तीसगढ़ की सीमा के नजदीक आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सुरक्षा बल ने तलाशी ली। वहां मारेडुमल्ली इलाके के घने जंगल में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में माडवी हिडमा और उसकी पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया गया। वहां हिडमा के साथ मौजूद रहे 4 दूसरे नक्सली भी मारे गए और वो उसके सुरक्षाकर्मी बताए गए। मुठभेड़ के बाद 2 AK-47 राइफल और कई दूसरे हथियार बरामद किए गए। और नक्सली हिडमा के मारे जाने की खबर मिलते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो नक्सलियों का सबसे खूंखार चेहरा बताया जाता था और उसे खून खराबे के लिए ही जाना जाता था और इसलिए जब उसकी मौत की खबर सामने आई तो जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लोग सड़क पर पटाखे जलाते नजर आए। वहां 1 करोड़ के इनामी नक्सली माडवी हिडमा के मारे जाने की खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नक्सलवाद के विरोध में नारे भी लगाए। आतंक का एक चेहरा रहा जो माडवी हिडमा और उनका अन्य साथी उस मुठभेड़ में मारे जाने से क्षेत्र की जनता राहत की सांस ले रहे हैं। बताया गया कि सुकमा समेत कई दूसरे इलाकों में लोग माडवी हिडमा का नाम सुनकर घबराते थे और इसलिए मुठभेड़ में हुई इस बड़ी कार्रवाई को उन्होंने सुरक्षा बल के साथ लोगों के लिए भी बड़ी सफलता बताया, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 25 से भी ज्यादा नक्सली हमलों को हिडमा ने अंजाम दिया था। साल 2010, 2013, 2017 में हुए बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड भी हिडमा ही बताया जाता है। और साल 2010 में हुए नक्सली हमले में तो CRPF के 76 जवान शहीद हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन दंतेवाड़ा के ताड़मेटला इलाके की तरफ बढ़ते ही जंगल जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठा था। बताया गया कि महीनों पहले ही नक्सलियों ने इस हमले की प्लानिंग कर ली थी और जंगल में CRPF के जवानों के तलाशी अभियान चलाते ही उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान कई घंटों तक मुठभेड़ चली थी और इसमें 8 नक्सली भी मारे गए थे। बताया गया इस हमले के लिए पूरी साजिश हिडमा ने ही रची थी और इस हमले में CRPF के 76 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं साल 2013 में तो हिडमा ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को दहला कर रख दिया था। उसके इशारों पर ही नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था और भीषण हमले में कांग्रेस के नेता रहे महेंद्र कर्मा समेत 29 लोगों की जान चली गई थी। 25 मई 2013 को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता समेत 200 लोग यात्रा में मौजूद थे, लेकिन काफिले के झीरम घाटी में पहुंचते ही घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया था। वहां नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और काफिले के बीच धमाके भी किए थे। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री VC शुक्ला और महेंद्र कर्मा की जान चली गई थी। और बताया गया कि इस खौफनाक हमले के लिए माडवी हिडमा ने ही अपनी बटालियन तैयार की थी। यानी साल दर साल वो हमले की प्लानिंग करता रहा और उसे पकड़ना सुरक्षा बल के लिए मुश्किल हो गया।
और इसी बीच उसने साल 2017 में एक और बड़े हमले को अंजाम दे दिया था। 24 अप्रैल को हिडमा की बटालियन ने सुकमा के बुरकापाल इलाके में बारूद का जाल बिछाया था और सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया था। इसमें सीआरपीएफ के 24 जवानों की जान चली गई थी। बताया गया कि इनामी हिडमा की निगरानी में ही सुकमा के बुरकापाल में नक्सलियों ने हमला किया था। और इतना ही नहीं, साल 2010, 2013 और 2017 में हुए बड़े हमलों के अलावा भी कई दूसरे हमलों के लिए भी हिडमा ही जिम्मेदार बताया जाता है। बताया गया कि वो किसी भी इलाके के रास्तों को समझने में माहिर था और कई किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता कुछ ही मिनटों में तय कर लेता था और इसलिए उसे नक्सलियों का घोस्ट कमांडर भी कहा जाता था। इतना ही नहीं, पलक झपकते ही घने जंगलों को पार कर लेना उसकी खासियत बताई जाती थी। साल 2019 में हिडमा को टॉप कमांडर बना दिया गया था, क्योंकि जंगलों में छिपकर बड़ी ही आसानी से किसी हमले की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में उसने महारत हासिल कर ली थी। हिडमा का असली नाम संतोष बताया जाता है। इसके अलावा वो पोडियाम भीमा नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म साल 1981 में छत्तीसगढ़ के पुवर्ती गांव में हुआ था और उसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। बताया गया कि 16 साल की उम्र में ही वो नक्सली संगठन में शामिल हो गया था और धीरे धीरे वो नक्सलियों का सबसे खतरनाक चेहरा बन गया था और नक्सलियों के गुप्तचर विभाग के लिए काम करता था। बताया गया कि उसके आसपास कई सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते थे, यानी वो सुरक्षा घेरे में ही काम करता था और उससे मिलना जुलना भी आसान नहीं था। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही माडवी हिडमा की मां ने उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह दी थी, लेकिन हिडमा ने अपनी मां की बातें नहीं मानी और मारा गया। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में पहुंचे थे और वहां उन्होंने नक्सली हिडमा की मां से मुलाकात की थी। इस दौरान उसके आत्मसमर्पण को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने उसकी मां से बातचीत की थी और बताया गया कि इसके बाद उन्होंने हिडमा को समझाया था और आत्मसमर्पण कर शांति के रास्ते पर लौटने की अपील की थी, लेकिन उसने अपनी मां की बातें नहीं सुनी और सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया और आतंक का चेहरा माने जाने वाले हिडमा के खौफ को हमेशा के लिए मिटा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी, क्योंकि नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा गांवों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस सफलता के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल को बधाई दी। छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और नक्सल मुक्त भारत मिशन के तहत हिडमा को 30 नवंबर तक मार गिराने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बल ने कड़ी कार्रवाई कर दी और 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सली देवजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि देवजी पर भी 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम का ऐलान किया गया था और पुलिस ने उसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। नक्सली देवजी पर भी हिडमा की तरह 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का इनाम रखा गया था। बताया गया कि देवजी 15 मार्च 2007 को बस्तर के रानी बोदली इलाके में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वहां सुरक्षा बल के जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। उस हमले में 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने इनामी देवजी के साथ 9 और नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। इधर कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी महारैली का आयोजन करेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में होने वाली इस रैली में वोट चोरी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने का ऐलान किया गया। रैली में विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी बुलाने की तैयारी है। बिहार चुनाव के बाद हुई कांग्रेस की अहम बैठक में पार्टी सांसद शशि थरूर शामिल नहीं हुए। शशि थरूर को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से उनके अस्वस्थ होने को बैठक में हिस्सा नहीं लेने की वजह बताया गया। बिहार चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कांग्रेस अनुशासन समिति ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सभी नेताओं को 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अवैध कब्जा हटाने के लिए गई राजस्व विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां बने अवैध मकानों पर कार्रवाई शुरू हुई तो लोग गुस्से में आ गए। उन लोगों ने पथराव कर दिया, क्योंकि सरकारी विभाग की टीमों ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उनके मकानों को जमींदोज करवाना शुरू कर दिया। वहां लगे बड़े बड़े पेड़ों को हटाया गया।
इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। इस बीच कई लोग अवैध कब्जा हटवाने गए अधिकारियों को रोकने पहुंच गए और उन लोगों ने गुस्से में आकर अधिकारियों पर पथराव कर दिया। हैरान कर देने वाला मामला प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में हुआ। पथराव की वजह से अवैध कब्जा हटवाने गए नायब तहसीलदार हादसे का शिकार हो गए और पथराव के दौरान राजीव शुक्ला नाम के नायब तहसीलदार के सिर में चोट लग गई। पत्थर लगने से उनके सिर से खून बहने लगा। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और इससे पहले कि घायल अधिकारी को अस्पताल ले जाया जाता, किसी ने वहां एक मकान और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी मकान में रखे सामान को बचाते नजर आए। वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। इस बीच पथराव में घायल हुए नायब तहसीलदार को अस्पताल ले जाया गया। वहां कब्जा की गई जमीन मेन रोड के नजदीक होने की वजह से कीमती बताई गई, इसीलिए लोगों ने उस पर कब्जा जमा लिया। हालांकि हंगामा बढ़ने पर कब्जा हटवाने गए अधिकारियों ने कार्रवाई बीच में ही रोक दी और अपनी जान बचाकर निकल गए। जापान की नई प्रधानमंत्री की कही गई एक बात को लेकर चीन और जापान के बीच भयंकर टकराव के हालात बन गए। हुआ यह कि जापान की पीएम सानाए ताकाइची ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान भी चुप नहीं बैठेगा और चीन के खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। इसी बात को लेकर जापान और चीन आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंकाएं जताई जाने लगी। ये तनाव जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के एक बयान को लेकर बढ़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी संसद में ताइवान को लेकर चीन को ललकार दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो जापान ताइवान की मदद करेगा। सानाए ताकाइची ने चीन का मुकाबला करने के लिए जापान की सेना को भेजने की बात तक कह दी थी और इसी के बाद चीन का पारा चढ़ गया। जापान की प्रधानमंत्री की चेतावनी पर वो बुरी तरह भड़क गया। चीन की तरफ से गर्दन काटने तक की धमकी दे दी गई और इस धमकी ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि जापान में मौजूद चीन के कौंसल जनरल ने सीधे जापान की पीएम सानाए ताकाइची पर हमला बोल दिया। फिर तो जापान और चीन का झगड़ा कम होने की बजाय और बढ़ गया। जापान में तैनात चीन के कौंसल जनरल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और ताइवान पर चीन का दावा ठोक दिया। यही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि इस मामले में जो भी दखल देगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। यानी चीन ने साफ कर दिया कि ताइवान के मुद्दे पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि चीन लंबे वक्त से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और वो कई बार उस पर कब्जे की धमकी भी दे चुका है। लेकिन इसी बीच जापान ने ताइवान के समर्थन में सेना उतारने की चेतावनी देकर चीन को भड़का दिया। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा है। चीन की पूर्वी सीमा से ताइवान की दूरी करीब 160 किलोमीटर है, जबकि जापान की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच तो करीब 1100 किलोमीटर का लंबा चौड़ा फासला है। लेकिन जापान के सेनकाकू और योनागुनी द्वीपों से ताइवान की दूरी 110 से 150 किलोमीटर के आसपास ही है। यानी जापान की सरहद भी ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। चीन ने कई दशकों से ताइवान पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं, लेकिन जापान उसके इरादों को अपने लिए भी खतरा मानता है और इसीलिए जापान के प्रधानमंत्री ने जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद बढ़े तनाव के बीच जापान ने चीन पर घुसपैठ का आरोप लगा दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन में समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड के 4 जहाज सेनकाकू द्वीप समूह के नजदीक पहुंच गए। हालांकि जापान ने उन जहाजों को खदेड़ने का भी दावा कर दिया। ताइवान से 150 किलोमीटर दूर मौजूद सेनकाकू द्वीप समूह लंबे वक्त से जापान और चीन के बीच विवाद की वजह रहा है। जापान ने सेनकाकू द्वीपों पर करीब 130 साल पहले कब्जे का दावा किया था, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की कोशिश में जुटा है और इसीलिए जापान ने ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध किया, क्योंकि जापान को डर है कि चीन ने ताइवान पर कब्जा जमा लिया तो बाद में वो सेनकाकू द्वीप समूह में भी पैर पसार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जापान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सेनकाकू द्वीप समूह जापान के लिए रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी बेहद अहम है। चीन और ताइवान के नजदीक होने की वजह से सेनकाकू द्वीप समूह से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा ये व्यापार के लिए भी जापान के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में एक है। इसी रास्ते से जापान के जहाज पहले दक्षिण चीन सागर और फिर फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक जाते हैं। और इतना ही नहीं, माना जाता है सेनकाकू द्वीप समूह के आसपास तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। यानी सेनकाकू द्वीप समूह जापान की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन जापान के कंट्रोल वाले इस द्वीप समूह पर चीन की बुरी नजर रही है। जापान से बढ़ी तनातनी के बीच चीन ने ड्रिल कर खलबली मचा दी। चीन की नेवी ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई।
इस ड्रिल में चीन के कई युद्धपोत और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। चीन के सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर उसे समंदर में तबाह करने का अभ्यास किया। यह ड्रिल दक्षिण चीन सागर में ताइवान की समुद्री सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर की गई। दावा है कि चीन ने इस ड्रिल के जरिए संदेश दिया कि ताइवान के मामले में उसे किसी का कोई दखल मंजूर नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ताइवान की जमीन को अपनी धरती बताता है, लेकिन ताइवान की सरकार इसका विरोध करती आई। और विरोध ही नहीं बल्कि सीमा पर घुसपैठ करने वाली चीन की फौज को ताइवान की सेना सबक भी सिखाती रही है। हालांकि चीन और ताइवान का टकराव कोई नई बात नहीं, उनके बीच कई दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। जबकि साल 1949 तक ताइवान चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि चीन से टूटने के बाद ताइवान ने खुद को अलग देश घोषित कर लिया था। लेकिन चीन को कभी ये बात हजम नहीं हुई। वो ताइवान को मान्यता देने से साफ इनकार कर चुका है। मतलब चीन ताइवान को देश ही नहीं मानता। वो कई बार धमकी दे चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो वहां दूसरे देशों का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन चीन की धमकियों के बाद भी जापान ने ताइवान की मदद के लिए सेना भेजने की बात कह दी। हालांकि जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है। और उसने बीते कुछ साल में ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियारों की भी सप्लाई की ताकि वो चीन से लोहा ले सके। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ताइवान भले ही चीन के मुकाबले काफी छोटा हो, लेकिन चीन के लिए उस पर हमला करना आसान नहीं होगा क्योंकि सुपर पावर अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। वो उसे लगातार एक से एक विनाशकारी हथियार भेजता रहा है। ऐसे में जापान का भी ताइवान के पाले में जाना चीन की मुश्किल बढ़ा सकता है। यही वजह रही कि चीन ने जापान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे आर्थिक चोट देने की योजना बना ली। चीन ने अपने नागरिकों को आगाह किया कि वो जापान न जाएं और चेतावनी दी कि अगर वो जापान गए तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मतलब चीन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया कि जापान उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। माना जा रहा है कि चीन का यह फैसला जापान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जापान में घूमने के लिए दूसरे देशों से अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। पर्यटकों से होने वाली आमदनी जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है और चीन से तो हर साल 75 लाख से भी ज्यादा पर्यटक जापान पहुंचते हैं। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री के बयान पर भड़के चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की सलाह दे दी। और इतना ही नहीं, चीन ने जापान की फिल्मों को भी अपने देश में दिखाए जाने पर रोक लगा दी। यानी चीन लगभग हर मोर्चे पर जापान को घेरने में जुट गया। हालांकि चीन की ही तरह जापान ने भी चीन में रह रहे अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। उसने उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत दी। दोनों देशों में बढ़े तनाव को कम करने के लिए बातचीत की भी कोशिशें तेज कर दी गईं। खबर है कि जापान से गए एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में चीन के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन दावा है कि इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि चीन ने ताइवान का समर्थन करने पर जापान की पीएम सानाए तकाइची की आलोचना की। साथ ही धमकी दी कि ताइवान का साथ देने पर जापान की सेना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। उधर गाजा में शांति के लिए लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव को यूएन से मंजूरी मिल गई। गाजा में शांति के लिए लाए गए अमेरिका के प्रस्ताव को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिल गई। इस प्रस्ताव के तहत गाजा में शांति व्यवस्था कायम की जानी है। हालांकि हमास ने इसका विरोध किया। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में उदयपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि विक्रम भट्ट ने फिल्म बनाने और 200 करोड़ रुपए के मुनाफे का लालच देकर एक डॉक्टर से 30 करोड़ रुपए लिए थे। लेकिन जब वादे के मुताबिक फिल्म पर काम नहीं हुआ तो डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। भारतीय नौसेना को 24 नवंबर को सबमरीन हंटर आईएनएस माहे का नया ताकतवर जहाज मिल जाएगा। आईएनएस माहे को मुंबई के डॉकयार्ड में आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस अत्याधुनिक युद्धपोत को कोच्चि शिपयार्ड में स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बच्चों को गलत स्पेलिंग पढ़ाने वाले एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला बलरामपुर के एक सरकारी स्कूल का रहा और वहां टीचर बच्चों को ब्रदर यानी भाई की गलत स्पेलिंग पढ़ाते दिखाई दिए। उस क्लासरूम में कई बच्चे मौजूद थे। उन बच्चों को पढ़ा रहे टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर भाई के अलावा बहन, पिता और माता की भी गलत अंग्रेजी स्पेलिंग लिखी हुई थी। वो टीचर उस क्लास में मौजूद बच्चों को गलत सलत स्पेलिंग पढ़ाते रहे और वो बच्चे उसे दोहराते रहे। और इसके थोड़ी देर बाद टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर लिखी भाई की स्पेलिंग मिटा दी और दोबारा लिखी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी उन्होंने स्पेलिंग गलत ही लिखी और वो बच्चों को वही गलत स्पेलिंग पढ़ाते दिखे।
इसके अलावा नाक, कान और आंख तक की गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी। उस स्कूल में पढ़ा रहे टीचर ने जितनी भी स्पेलिंग लिखी उनमें एक भी सही नहीं थी। ये मामला बलरामपुर के कोगवार गांव के प्राथमिक स्कूल का रहा। इस मामले के सामने आते ही गलत स्पेलिंग पढ़ाने वाले टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। उधर बिहार के अररिया में छेड़खानी के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि वो प्रिंसिपल उस स्कूल की छात्राओं को गलत तरीके से छूते थे। हालांकि प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को झूठा बताया, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। इससे पहले लोगों के हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर वहां से ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उस स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों में एक व्यक्ति ने उनके मुंह पर चांटा मार दिया। ये देखते ही पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को पीछे हटा दिया। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने प्रिंसिपल को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन गुस्साए लोगों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि वो प्रिंसिपल छात्राओं को चॉकलेट का लालच देकर उनसे छेड़खानी करते थे और इसीलिए उन लोगों ने पुलिस के सामने ही प्रिंसिपल पर लात घूंसे बरसा दिए। वो प्रिंसिपल पुलिस के पीछे छिपकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों ने प्रिंसिपल को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई कर दी। लोग इस कदर भड़के हुए थे कि वहां खड़ी पुलिस तक उन्हें नहीं रोक पाई। इसके बाद पुलिस किसी तरह बचते बचाते प्रिंसिपल को गाड़ी तक ले गई। पुलिस ने तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठाया और वहां से रवाना हो गई। ये देखकर कुछ लोग पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि इतनी देर तक प्रिंसिपल को मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। यह सारा हंगामा अररिया के गांव के सरकारी स्कूल में हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस स्कूल की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। चॉकलेट देते थे, पेन देते थे, हम लोग नहीं लेते थे। सर को बोलते थे, कंधा पे भी हाथ डालते थे, इसलिए सर के पास हम लोग नहीं जाते थे। इसके बाद आरोपी प्रिंसिपल ने सफाई दी। उनके मुताबिक गांव वालों ने गलत बातों का मुद्दा बनाया। हमने कहा वो क्लास ले रही थी, वहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई थी। हम जब गए क्लास तो बेटा ऐसे हाथ रखते हुए, बेटा आप जाइए, अब हम क्लास ले रहे हैं, बस इतना सी बात। शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक स्कूल के बच्चों को एक्सपायरी डेट वाली चिप्स देने पर बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक उस स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था और आरोप लगा कि उस कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों को एक्सपायरी डेट वाले चिप्स बांटे गए। जब तक इस बात का पता चला कि वो चिप्स एक्सपायर्ड हैं, कुछ बच्चे वो चिप्स खा चुके थे। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में बच्चों से चिप्स के वो पैकेट लिए और उन्हें नए पैकेट दिए। लापरवाही हुई थोड़ी सी, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नीले पैकेट्स हमने वहाँ पे जितने भी उनको हम रिप्लेस करा। जानकारी के मुताबिक उन चिप्स की एक्सपायरी डेट 30 अक्टूबर थी, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए कार्यक्रम में शामिल बच्चों को नाश्ते के लिए वो चिप्स बांट दिए गए। उधर गुजरात के अरवली में एक एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अरवली में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया ये एम्बुलेंस एक नवजात को इलाज के लिए अहमदाबाद लेकर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसमें आग लग गई। इसकी वजह से नवजात के पिता और एक डॉक्टर समेत 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बिहार के गयाजी में एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। इसके बाद उस गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के कंधरापुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों की पहचान त्रिभुवन सिंह और पंकज पासवान के तौर पर हुई। एक बदमाश त्रिभुवन सिंह जो गाजीपुर जिले का है और दूसरा बदमाश पंकज पासवान जो बिहार कैमूर का रहने वाला है। उधर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उनके विरोधियों की तरफ से किया जा रहा बवाल थमता नहीं दिख रहा। इस बवाल में वहां 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में जो बवाल शुरू हुआ उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। शेख हसीना के विरोधी धान मंडी इलाके में मौजूद उनके पुश्तैनी घर समेत उनसे जुड़ी तमाम चीजों को पूरी तरह खत्म करने में लग गए। इसी कोशिश में उनकी पुलिस के साथ कई जगहों पर जोरदार झड़प हुई। इस दौरान वहां धमाके भी सुनाई दिए। जैसे ही वहां धमाका हुआ वहां भगदड़ मच गई। ज्यादातर प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए।
क्योंकि आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। ग्रेनेड के धमाकों से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने पर उतारू दिखे, और वो इसलिए क्योंकि आरोप लगे कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वहां की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रेनेड चलाए। प्रदर्शनकारी भागते गए और पुलिस के फेंके ग्रेनेड उनके बीच फटते गए। दावा किया गया कि वो लोग धान मंडी इलाके में मौजूद शेख हसीना के घर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ढाका की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थर भी चलाए। कई जगहों पर तो पुलिस और शेख हसीना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जोरदार झड़प हो गई। और फिर पुलिस ने उन लोगों पर अंधाधुंध लाठियां भांजी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एक गली में छिपकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढकर वहां धमाके किए। इन भीषण झड़पों में कुछ लोगों की मौत की खबर आई और कई लोग घायल बताए गए। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने देश के मीडिया चैनलों से यह अपील कर दी कि वो शेख हसीना की तरफ से दिया गया कोई भी बयान न चलाएं। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक शेख हसीना ने फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद जनता को भड़काने की कोशिश की, और इसी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के किसी भी बयान या फिर संदेश को बांग्लादेश के चैनलों पर दिखाए जाने से रोकने का फरमान सुना दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक सरकार ने शेख हसीना पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने फिर एक बार बांग्लादेश को अस्थिर करने के इरादे से लोगों को भड़काने की कोशिश की। उन पर पहले भी भड़काऊ बयानबाजी के आरोप लग चुके हैं। और अब बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच वहां की अंतरिम सरकार ने वहां के मीडिया चैनलों पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। और वहां शेख हसीना का समर्थन करने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। आरोप लगाए गए कि बांग्लादेश में जिन जिन लोगों ने शेख हसीना की फांसी की सजा के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू कर दिया। और इसी वजह से ये आरोप लगे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश में लग गई। खबर आई कि ढाका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दावा किया गया कि उन्होंने शेख हसीना के समर्थन में एक पोस्ट की थी। आसबे बांग्लादेश आसबे, जय बांग्ला जय बंगबंधु। इसके अलावा कई और जगहों पर भी शेख हसीना के समर्थन में आवाज उठाने वालों को हिरासत में लिए जाने की खबरें आईं। इधर चीन की एक महिला को बहराइच में 8 साल की सजा सुना दी गई। बहराइच की एक कोर्ट ने चीन की एक महिला को 8 साल की सजा सुनाई। ये महिला दिसंबर 2023 में बिना वैध वीजा के भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉर्डर पर तैनात जवानों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद करीब 2 साल तक चली सुनवाई के बाद महिला को 8 साल की सजा देने के साथ ही 50,000 रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया गया। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ यूनिट ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 5,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उस बदमाश को मनाली से गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई केस दर्ज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में लंबे वक्त से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। एक तरफ कुछ छात्राएं लात घूंसे बरसाती दिखी, तो दूसरी तरफ कुछ छात्राओं ने एक दूसरे के बाल नोच डाले। इस दौरान उस यूनिवर्सिटी के टीचरों ने बीच बचाव करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो छात्राएं एक दूसरे को लगातार मारती रहीं। लड़ाई हो गई। उनमें एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया और इसके बाद उसके बाल पकड़कर उसका सिर घुमा दिया। इस मारपीट में दोनों गुटों की छात्राएं घायल हो गईं। इसके बाद किसी तरह मामला शांत करवाया गया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दारोगा पर एक महिला को धमकाने का आरोप लगा। जानकारी मिली कि वो महिला जमीन विवाद से जुड़े एक मामले की शिकायत लेकर दारोगा के पास गई थी, लेकिन उनके बीच बहस हो गई और बहस के दौरान उस दारोगा ने महिला को गुंडा कह दिया। आरोप लगा कि उस दारोगा ने शिकायत लेकर पहुंची महिला का ही अपमान कर दिया। तुमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। हैरान करने वाला मामला झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ।
जानकारी के मुताबिक वो महिला जमीनी विवाद से जुड़े मामले की शिकायत लेकर दारोगा के पास पहुंची थी। लेखपाल कानून को जो जगह बता देंगे वो बनेगी, गुंडा कुछ नहीं है। उस दारोगा के महिला को गुंडा कहने पर वो सवालों के घेरे में आ गए और आरोप लगा कि उन्होंने शिकायत करने आई महिला की बेइज्जती की।